नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जोगविंदर पटियाल। दशकों टाट में बिताने वाले अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम 22 जनवरी को ठाठ से भव्य मंदिर में विराजेंगे। प्रभु राम किस नए रूप में भक्तों को दर्शन देंगे? रामलला की नई मूर्त कैसी होगी और कितनी मनमोहक होगी? कॉलिंग कार्ड में राम मूर्त के दर्शन कराएंगे। वैसे दर्शन तो फाइल में रखी एमफिल की डिग्री के भी स्टूडेंट्स को अब नहीं होंगे। यूजीसी ने कोर्स रद्द कर दिया है। अब कोई एमफिल करता है तो डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। यूजीसी को यह फैसला लेने की नौबत क्यों आई? लाखों की एमफिल डिग्री का अब क्या होगा, यह आपको विस्तार से बताएंगे। कौन बनेगा करोड़पति शो में बिहार के सुनील ने 5 करोड़ रुपए जीते थे, याद होगा आपको 2011 में। लेकिन अब यह करोड़पति बन गया है बिहार का टीचर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी की परीक्षा दी, सिलेक्ट हो गए, अब बच्चों को पढ़ाएंगे। आज सिग्नेचर स्टोरी में करोड़पति टीचर की पूरी कथा। दुनिया नए साल के मूड में है। सेलिब्रेशन के लिए कोई हिल स्टेशन जा रहा है, कोई विदेश की फ्लाइट पकड़ने वाला है। आपने भी प्लान किया होगा कुछ। अगर हिमाचल जा रहे हैं तो सुक्खू सरकार ने पीने पिलाने वालों की मौज कर दी है। पुलिस का डंडा या पुलिस का टंटा उनके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये कैसे संभव होगा और क्या ये छूट रहेगी हिमाचल वालों के लिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में आपको दिखाएंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले नए भारत की वर्ल्ड डिप्लोमेटिक पावर को आपको दिखाना है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने कतर में 8 भारतीयों की एक खबर आपको दिखाई थी। जासूसी के शक में वहां की अदालत ने इन सभी पूर्व नए सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी। इस केस की हर डिटेल हम आपको पब्लिक इंटरेस्ट में शेयर भी करते रहे। अब इस मामले में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कतर की जेल में बंद सभी 8 भारतीयों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई है। इनकी सजा को कैद में तब्दील कर दिया गया है, यानी अब कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब यह हुआ कैसे संभव? आज कतर में हुआ क्या? आज जब कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने यह फैसला सुनाया तो वहां पर भारत के राजदूत मौजूद थे, क्योंकि भारत की अपील के बाद ही कैदियों से मिलने के लिए काउंसलर एक्सेस मिला था। इनके साथ सभी 8 भारतीयों के रिश्तेदार भी मौजूद थे। भारत ने केस की पैरवी के लिए स्पेशल काउंसिल अपॉइंट किए हैं। ये एक अच्छी पहल है। अब कितने दिन में उनको वहां रहना होगा या कितनी सजा वहां काटनी होगी, ये अभी तय नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अभी फैसले की डिटेल्स नहीं दी है और हमें भी इस बात का इंतजार है कि इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी। और हम आपको वो अपडेट भी पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले देंगे जो विदेश मंत्रालय से सजा को लेकर हमें मिलेगा। कतर से ही नहीं, इजराइल से भी भारतीयों के लिए गुड न्यूज आई है। यूपी की 2.5 लाख रजिस्टर्ड लेबर को जल्द इजराइल में काम करने का मौका मिलेगा। ये लोग जंग में टूटे घरों का निर्माण करेंगे। लेबर की सिलेक्शन का जिम्मा इंटरनेशनल कंपनी एनएसडीसी को मिला है। चुने गए लोगों के लिए 5 साल का करार किया जाएगा। योगी सरकार 10,000 लोगों को भेजने के लिए तैयार कर रही है। इनमें मजदूर से लेकर राजमिस्त्री और शटरिंग का काम करने वाले लोग शामिल होंगे। चुने गए लोगों को इजराइल में रोजगार का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही हर महीने 1,34,000 रुपए की अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलेगी। रोजगार से जुड़े कुछ नियम भी हैं, जिन्हें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उनकी आयु सीमा 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही मजदूरों को भारतीय जीवन बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। यह बीमा सरकार करवा कर देगी। अब बात यूजीसी के नए नोटिफिकेशन की करनी है। यह खबर देश के हर उस स्टूडेंट के लिए जरूरी है जो एमफिल में दाखिला लेने की सोच रहे हैं या फिर ऐसा कोई उनका प्लान है। ऐसे स्टूडेंट्स को अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मास्टर ऑफ फिलॉसफी के कोर्स को खत्म कर दिया है। अब
अगर कोई एमफिल की डिग्री करता है तो वो वैलिड नहीं होगी। यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटीज को आदेश दिया है कि कॉलेज में एमफिल के लिए एडमिशन ना कराए जाएं। साथ ही स्टूडेंट्स को भी एमफिल कोर्स में एडमिशन ना लेने के लिए कह दिया है। यूजीसी ने यह कदम क्यों उठाया, ऐसा करने की नौबत आखिर क्यों आई, और जो पहले से ही एमफिल करके बैठे हैं उनकी डिग्री का क्या होगा? क्या डिग्री रद्दी का टुकड़ा बन जाएगी? इस रिपोर्ट में आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स कृपया ध्यान दें, एमफिल की पढ़ाई का सपना फौरन छोड़ दें। ऐसा करोगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि देश में अब वैलिड नहीं रही एमफिल की डिग्री। यह हम नहीं कह रहे, यूजीसी का फरमान कह रहा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यह चेतावनी जनहित में जारी की है। ये यूजीसी के सचिव मनीष आर जोशी की लेटर है। 26 तारीख को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस पर गौर करना क्यों जरूरी है और चेतावनी क्या है? यूजीसी की पहली चेतावनी, एमफिल अब वैलिड डिग्री नहीं है, इसकी मान्यता रद्द की जाती है। यूजीसी की दूसरी चेतावनी, नए एकेडमिक सेशन में स्टूडेंट्स एमफिल कोर्स में दाखिला ना लें। यूजीसी की तीसरी चेतावनी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एमफिल को पाठ्यक्रम से बाहर करें। यूजीसी के लेटर में साफ साफ लिखा है कि यह पाया गया है कि कुछ विश्वविद्यालय एमफिल पढ़ाई के लिए आवेदन ले रहे हैं और छात्रों को कोर्स करने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। आयोग एमफिल के पाठ्यक्रम को बाहर कर रहा है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यूजीसी को ऐसा करने की नौबत आखिर क्यों आई और इसका पहले से एमफिल की डिग्री लेकर बैठे छात्रों पर क्या असर होगा? इन सवालों की पड़ताल करते हम यूपी के बनारस पहुंचे। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है। हर साल यहाँ से सैकड़ों छात्र एमफिल करते हैं। यूजीसी के आदेश की यहाँ क्या चर्चा है? गौरव मिश्रा और सुरभि 4 साल पहले एमफिल की, रात रात भर किताबें पढ़ी, खूब मेहनत की, फर्स्ट क्लास में डिग्री ली। अब जब कुछ हासिल करने की बारी आई तो सिस्टम ने सपनों को बट्टा लगा दिया। अब ये क्या करेंगे? इनकी डिग्री का क्या होगा? यही सोचकर परेशान है। मैं तो सरासर इस सरकार के फैसले को गलत मानता हूं सर। छात्रों के साथ बड़ा ही सरकार दुर्व्यवहार कर रहा है सर। जिनके पास पैसे की कम मुसीबत है और वो बेचारे एमफिल करके अपना शिक्षा के लिए अप्लाई कर पाते थे, अब उनके लिए क्या है, अब उनको पीएचडी करनी पड़ जाएगी। पीएचडी करने के बाद जो है जाके उनको फिर से शिक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब प्रोफेसर बनने का सपना तभी पूरा होगा जब या तो पीएचडी करेंगे या फिर एनईटी क्लियर करना होगा। ये प्रोफेसर शैलेंद्र और भारती हैं। लंबे समय से दोनों काशी विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इनकी नजर में एमफिल को खत्म करना कितना सही है और कितना गलत? अब चूंकि एमफिल बंद हो गया है, इसलिए अब उनके जो अपॉइंटमेंट या उनके प्रवेश की प्रक्रिया या उसमें जो उनका एरिया है, क्षेत्र है, वो काफ़ी कम होगा। निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आई है। हालांकि कुछ क्षेत्र बचे हैं जिसमें वो अभी जा सकते हैं, लेकिन वो उनके अवसर कम होते चले गए हैं। पीएचडी करना एक लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, फिर अब यूजीसी कोर्स वर्क कराती है, उसमें 1 साल निकल जाता है, फिर वो 3 से 4 साल अपना काम कंप्लीट करता है, फिर अवार्ड होते होते साल लग जाता है, तो मिनिमम 5 साल का टास्क है। तो इसमें छात्र की एक आयु निकल जाती है, तो उसके पास अब अवसर न्यून हो गए हैं। काशी में मैसेज क्लियर है, पढ़ाई जाया नहीं जाने देंगे। जवाब डिग्री देने वालों से ही लेंगे। काशी से करीब 1200 किलोमीटर दूर पंजाब का लुधियाना शहर। यूजीसी के नोटिफिकेशन के बाद यहाँ क्या असर है और क्या यहाँ के छात्र भी आहत हैं? ये जसप्रीत कौर हैं। जब से एमफिल की डिग्री रद्द होने का फरमान आया है तब से बेचैन हैं। कभी अपने बैचमेट्स को फोन मिलाती हैं तो कभी उनसे मैसेज पर अपडेट लेती हैं। 2017-18 में जसप्रीत ने अव्वल नंबरों के साथ एमफिल की डिग्री हासिल की। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी हैं। अब इनकी डिग्री का क्या होगा, यही सोचकर टेंशन में है। बच्चे अभी भी सजेशन पूछते हैं कि मैम हम मास्टर्स के बाद क्या कर सकते हैं, मतलब यूजीसी करनी है तो उसके साथ साथ अगर कुछ पढ़ाई करनी हो, क्योंकि सीधा पीएचडी तो
टफ हो जाता है, ठीक है। तो एमफिल के लिए उनके पास ऑप्शन थी, बट अब मुझे लगता है कि वो ऑप्शन भी चली गई है, तो बच्चों को पता नहीं चल रहा और हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हम उन्हें गाइड किस साइड पे करें, मतलब कैसे समझाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अदरवाइज पहले था कि एमफिल हो गई है तो ठीक है, आप पीएचडी के लिए आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा। अब हमें वो भी क्लियर नहीं है कि एंट्रेंस देना है या नहीं देना है, क्या करना है। प्रियंका लुधियाना के मॉडल टाउन में रहती हैं, एमए कर चुकी हैं, अरमान एमफिल करने का था, लेकिन अब इस दुविधा में हैं कि भविष्य में क्या करेंगी। एमफिल की तो उन्हें लग रहा है अब कोई जरूरत बची नहीं। अगर आपका एमफिल होता है तो आप फिर आपके पास एक प्लस पॉइंट ये हो जाता था कि आप पीएचडी कर सकते हो, इजीली कर सकते हो अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, ये जो डिसीजन लिया है कि एमफिल को प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया गया, मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही नहीं है। जब मैंने करनी थी उसी साल एमफिल, जब ये बंद हुई है तो बहुत एक सैड पॉइंट था उस टाइम पे कि जो लोग पीएचडी नहीं कर सकते, और मेरा खुद का जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं हो रहा, मैंने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए। तो मुझे बहुत गलत लगा था कि यार कुछ तो होना चाहिए ऐसा जिसको हम आगे कंटिन्यू कर पाएं। कहते हैं सपने टूटते हैं तो आवाज नहीं आती। जसप्रीत, गौरव और प्रियंका जैसे न जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे जो एमफिल की डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन सिस्टम की ये चिट्ठी अब इस कोर्स को रद्दी बता रही है। उनका क्या कसूर जो पढ़े लिखे, डिग्री ली और नौकरी की उम्मीद की, वो उम्मीद जिसे अब सिस्टम ने नकारा कर दिया। एमफिल का कोर्स यूजीसी ने खत्म क्यों किया, डिग्रीधारी स्टूडेंट्स पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। यूजीसी ने 7 नवंबर 2022 को एमफिल की डिग्री बैन की थी। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत कोर्स को रद्द किया गया क्योंकि विदेशों में एमफिल डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। यह सबसे बड़ा रीजन है। यह डिग्री एमए और पीएचडी कोर्स के बीच में ब्रिज का काम करती है। आर्ट्स के स्टूडेंट एमफिल ज्यादा करते थे ताकि टीचिंग लाइन में करियर बन सके। अब नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी होगा, तभी टीचर की जॉब आपको मिल पाएगी। वैसे पिछले 5 सालों में एमफिल करने वालों की तादाद 61% घट हुई है, कमी आई है उसमें। 16-17 में, अगर साल 16-17 की बात करें तो 43,267 लोगों ने एमफिल की। 17-18 की बात करें 34,109 लोगों ने की। 18-19 की बात करें तो 18-19 में 30,662 लोगों ने की। 19-20 की बात करें साल तो उसमें 23,934 ने की। और अगर 2020 और 21 में एमफिल करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या देखें तो 16,774 स्टूडेंट ने ये कोर्स किया था। ये लेखा जोखा है। अब सवाल उनके मतलब का है जो पहले से ये डिग्री लेकर बैठे हुए हैं कि उनका क्या होगा। जो भी डिग्री मिली है उसकी डिग्री हमेशा वैलिड मानी जानी चाहिए, ये मैं समझता हूँ कानूनन भी यही सही होगा। और जो भी एडवांटेज उसको उस डिग्री के मिलने से मिल सकते थे वे बंद नहीं होने चाहिए। ये ऐसा करना उचित नहीं होगा और न ही अपेक्षित होगा। मैं समझता हूँ यूजीसी इस बात को ध्यान में रखेगी। यानी घबराना नहीं है, जिन्होंने पहले से एमफिल की है उनकी डिग्री मान्य रहेगी। पैनिक नहीं होना है। ज्यादा डिटेल्स के लिए यूजीसी की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, वहां हर डिटेल मौजूद है। अब जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं वो है तो प्याज के किसानों की, लेकिन उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके किचन से है। क्योंकि जो प्याज आप 30-40 रुपए किलो में खरीद रहे हैं आजकल भी, उसे महाराष्ट्र के प्याज किसान 1-2 रुपए किलो के हिसाब से बेचने को मजबूर है और गुस्से में आकर इन प्याज को वो सड़क पर भी फेंकने लगे हैं। खेत में बिखरी प्याज समेट रहे ये वैभव छिंदे हैं। खेत भी इनका है और प्याज भी। गुस्से में आकर अपनी फसल खेतों में फेंक दी। मैं सब वहाँ पर 1 टन माल लेके गए वाला था और बाकी का जो रहे वाला माल है जो मैंने अभी ये सब खेत में फेंक के दे वाला है, उसकी वजह यह है कि मैंने उधर जाके जो भाड़ा अपने जेब में से भरने के बाद जेब में से भरना पड़ता। 70,000 रुपए प्रति एकड़ की लागत से फसल लगाई थी। 2 एकड़ में बम्पर पैदावार हुआ। प्याज की क्वालिटी भी बेहतर थी।
लेकिन वैभव प्याज बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो व्यापारी ने 1 रुपए प्रति किलो भाव से प्याज खरीदा। गुस्से में आकर वैभव ने बची हुई प्याज खेत में ही बिखेर दी। लेकिन प्याज बेचने निकले वैभव का पारा गर्म क्यों हुआ, अब ये जान लीजिए। जब पूरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला गया तो ये पता चला कि उस किसान को 565 रुपये अपनी जेब से देने पड़े। गुस्साए किसान ने इस बात से गुस्सा होकर अपनी पूरी जो फसल है उसको रोड पर फेंक दिया। वैभव जैसे तमाम प्याज किसान इसी तरह अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह प्याज किसानों की मुसीबत एक ही है, प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी। नतीजा ये हुआ कि देसी बाजार में प्याज का स्टॉक भर गया है और कीमतें जमीन पर आ गई हैं। किसानों के प्याज को 10 रुपए 15 रुपए इतना कम दाम मिलने के कारण किसान बहुत घाटे में अपना प्याज बेच रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्याज की जो एक्सपोर्ट बैन है वो हटाना चाहिए और आगे जाके जो है किसान वो प्याज की खेती हर साल करेंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में प्याज उत्पादक किसान है वो अपनी प्याज की खेती बंद कर देंगे। सस्ती प्याज से किसानों की जेब कट रही है। जो प्याज किसानों से 1-2 रुपए में खरीदी जा रही है उसे किचन तक लाने के लिए आज भी आम आदमी को 35 से 40 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब ये कि प्याज महंगी हो या सस्ती, दोनों सूरत में कटेगी तो आंसू पब्लिक के ही निकलेंगे। होना चाहिए सस्ती जो पहले चलती थी 10-15 रुपए किलो, 60 से कम नहीं है। बड़ी दुकान पे जाओ 60 रुपए। शासन को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि किसान सीधे आके अपना मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचे। किसान की लागत नहीं निकल रही तो वो बौखलाया हुआ है। पब्लिक ज्यादा कीमत चुकाकर परेशान है। लेकिन अब थोक व्यापारी भी कह रहे हैं कि घाटा तो उन्हें भी उठाना पड़ रहा है। अरे बड़ा सवाल ये है कि फायदा किसको हो रहा है। ऐसा हम लोगों को जो है ना, हम लोगों को तो महंगा ही मिल रहा है इस टाइम पे। जैसे किसान है, जैसा माल आता है वैसे रेट में है। तो अभी इस टाइम पे अगर ये कांदा जो है ना, यदि 1-2 दिन रुकना चाहिए तो ये माल 1-2 दिन भी नहीं रुक पा रहा है। इसके लिए किसान को भी लॉस है और अपने को भी होता है। इसकी वजह से अपने भी ज़्यादा नहीं उठा सकते। APMC मार्केट जो है ना, वहाँ पे हमको 20-22 रुपये में कांदा मिल रहा है और वो भी अच्छा माल नहीं मिल रहा है। हमें लगता है कि डिमांड और सप्लाई का गैप जो पैदा करता है, जो इस चेन को बार बार तोड़ता है, पहला एक्शन उस पर होना चाहिए, यानी बिचौलियों और आड़तियों पर। कई बार ऐसा हुआ है जब प्याज के दाम मार्केट में जानबूझकर बढ़ा दिए जाते हैं। किसान की तरफ से सप्लाई तो होती है, लेकिन आम ग्राहक को ऐसा बताया जाता है कि मार्केट में प्याज नहीं है। इसके बाद क्या होता है? तब आड़तियों के गोदामों से जो भरा हुआ प्याज है वो निकलता है, उसे बेचा जाता है और वो भी महंगे दाम पर। और वजह क्या बताई जाती है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही है जी, फसल खराब हो गई वगैरह वगैरह। इसीलिए हमें लगता है कि एक बार सरकार को, प्रशासन को किसानों और ग्राहकों के बीच मौजूद इस कड़ी को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर ये ठीक हो जाएगी तो शायद सारी प्रॉब्लम ही दुरुस्त हो जाएगी। ब्रेक के बाद खबर आईफेल टावर से जुड़ी हुई। नए साल पर कई लोग छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाते हैं, यूरोप का टूर भी लगाते हैं। पेरिस का आईफेल टावर कई लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन रहता है, लेकिन 2 दिन हो गए आईफेल टावर बंद है। आखिर वजह क्या है इसकी? तीन दिन पहले तक पेरिस का आईफेल टावर शान से जगमगा रहा था। लोग थे क्रिसमस और नए साल की खुमारी, लेकिन अचानक 27 दिसंबर को सब कुछ बंद हो गया। आईफेल टावर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया। इस पर लिखा था, हड़ताल की वजह से आईफेल टावर बंद है, हम माफी मांगते हैं। जैसे ही माफीनामा डिस्प्ले हुआ, कई टूरिस्ट उदास हो गए, वापस लौटने लगे। पहली बार हम बच्चों के साथ पेरिस आए हैं और आईफेल टावर आना हमारा पहला प्लान था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है और हम बहुत निराश हैं। मुझे नहीं पता कि यहाँ हड़ताल है। मुझे लगता है अब कहीं और जाना होगा। मगर ऐसा हुआ क्या? टावर को तब बंद क्यों करना पड़ा जब इसे बनाने वाले गुस्तावे एफिल की 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी? असल में सारा मामला
टावर की देखरेख करने वाली कंपनी SETE और यूनियन के बीच का है। कंपनी चाहती है कि हर साल 74 लाख या इससे ज्यादा लोग टावर देखने आए, लेकिन यूनियन के मुताबिक कंपनी के पास इसे लेकर कोई ठोस प्लान नहीं है और ना ही संसाधन। बस इतनी सी बात पर दोनों के बीच ठन गई और हजारों लोग आईफल टावर नहीं देख पाए। इस वक्त हमें स्मारक के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसका रखरखाव गुस्ताव एफिल के कार्य का प्रतीक है। गुस्ताव एफिल ने बहुत सारे काम किए, खासकर हमारे अमेरिकी दोस्तों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि फ्रांस का आईफल टावर लाखों लोगों का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कोविड से पहले हर साल 70 लाख लोग इसे देखने आते थे, लेकिन पाबंदियां हटने के बाद 2022 में 60 लाख लोग भी नहीं पहुंचे। इसीलिए कंपनी चाहती है कि ज्यादा लोग आएं, मगर कर्मचारी कहते हैं पहले अपनी हालत तो ठीक करो। नए साल की तैयारी और खुमारी में कोरोना को बिल्कुल नहीं भूलना है। हम ये बात आपको लगातार याद दिला रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंड के साथ साथ कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। आपको कोरोना की अपडेट देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि भारत में पिछले 24 घंटे में 692 नए केस रजिस्टर हुए हैं। चिंता की बात यह भी है कि इस बार वायरस ने एक दिन में 6 लोगों की जान ले ली है। 2 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, जबकि एक की मौत दिल्ली, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में हुई है। सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में भी है। टेस्टिंग बढ़ाने के लिए कह भी दिया गया है। नए वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने भी कोविड संदिग्ध मरीजों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। दिल्ली में टेस्टिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में जिस शख्स की कोरोना से मौत हुई है वो 28 साल का था। कितनी कम उम्र थी। प्रशासन का कहना है कि वो दूसरी बीमारियों की चपेट में भी था। अब कोरोना का नया वेरिएंट क्या संकट बढ़ा सकता है? दिल्ली सरकार और एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? तो दिल्ली के अंदर हमने टेस्ट जैसे आपको बताया था कि हमने बढ़ाए हैं और कल जो है वो हमारे 636 के करीब टेस्ट हुए हैं प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को मिला के। और कल 3 जीनोम सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स आए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो RT-PCR में पॉजिटिव आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग भी करा दें। तो उसमें से 2 जो है पुराना वेरिएंट था ओमिक्रॉन का, एक जो है वो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जिसको आप JN वाला बता रहे हैं, JN1 बता रहे हैं, वो है। और मुझे लगता है कि एक इसके अंदर सेटिस्फैक्ट्री बात ये है कि ये जो नया वेरिएंट है ये माइल्ड है, इससे ज़्यादा बीमार जो है आदमी नहीं पड़ रहा है। अगर आप इस वक्त दिल्ली NCR में ट्रैवल कर रहे हैं तो सड़क पर थोड़ा संभल कर चलिएगा, क्योंकि दूसरे दिन भी दिल्ली NCR में घना कोहरा छाने लगा है। कई जगह 50 मीटर तक भी विजिबिलिटी नहीं है। सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। कोहरे को लेकर 24 घंटे पहले अलर्ट भी जारी किया गया था। घनी धुंध के कारण ट्रेन्स भी कैंसिल हुई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 134 फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। 22 ट्रेनें तकरीबन 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं सड़क पर हादसे भी बढ़ गए हैं। बीते 2 दिनों में यूपी, राजस्थान और पंजाब में कोहरे की वजह से सड़क हादसों में 17 लोगों की जान जा चुकी है और 46 लोग घायल हुए हैं। लखनऊ से गोरखपुर के लिए ट्रेन ले रहे थे, लेकिन अभी 4 ट्रेनें रद्द हुई है और एक गोरखधाम है वो भी लेट चल रही है 14 घंटा। 3-4 घंटे तो ठीक है, 12-12 घंटे लेट चल रही है, उससे जाहिर सी बात है सबको दिक्कत होगा। यहाँ प्लेटफॉर्म पे अपनी फैमिली के साथ पड़े कम से कम 80 लोग हैं महमूदाबाद से। सीधा उठने बैठने की असुविधा हो रही है, आने जाने लोग से टकरा रहे। चलिए फटाफट देख लेते हैं पब्लिक कमेंट्स में आपने क्या लिखा है। आचार्य जी क्या लिखते हैं?
संपूर्ण भारत में अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, बेड व्यवस्था बढ़ाई जाए। कोरोना को लेकर चिंता दिख रही है आचार्य जी के मन में, इसीलिए वो हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं। चलिए आगे, आज समय की कमी है इसलिए एक ही कमेंट दिखा पाएंगे, लेकिन आपने लगातार कमेंट्स भेजने हैं और हम जो खबरें दिखाते हैं वो आपको कैसी लग रही हैं इसके बारे में जरूर लिखना है। आपके आसपास कोई इस तरह की खबर हो रही हो जो पब्लिक इंटरेस्ट में दिखानी जरूरी हो तो वो भी आप अपने कमेंट्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। अब मुझे भी भेजने का वक्त आ गया है। कल रात आपसे 9 बजे फिर मुलाकात होगी पब्लिक इंटरेस्ट में, और अखिलेश आनंद अब खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर आगे बढ़ाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।